Hello friends, good day to all of you and welcome to our new lectures and lecture number third in our class 12th chemistry solid state। आज हमारा होने वाला है सॉलिड स्टेट का लेक्चर थर्ड। हमने दो लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने सॉलिड और उसका क्लासिफिकेशन और फिर क्लस्टरिंग सॉलिड का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था। आज हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोगों ने दो सेशन में जो भी हम लोगों ने कुछ पढ़ा उसी से इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो कि कभी ना कभी यहाँ एग्जाम में भी पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो वही सब क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये रहा कुछ क्वेश्चन, जैसे में चार ही क्वेश्चन हमें यहाँ पर है लाया गया है, जिसमें हमारा पहला है वाई आर सॉलिड इन इनकम्प्रेसिबल, फिर सेकंड है व्हाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम, एंड थर्ड है हमारा व्हाई इज ग्लास कंसिडर्ड अ सुपर कूल्ड लिक्विड, और चौथा है हमारा आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट व्हाई। तो इन्हीं चारों क्वेश्चन को, ये सभी क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और जब जितना हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक दो सेशन में, तो उन्हीं से जुड़ा हुआ ये सारे क्वेश्चन है। फिर जैसे जैसे हमारा सेशन कंप्लीट होते जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, उससे जुड़ा हुआ जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसको इसी तरह से लाकर तैयारी करवा दिया जाएगा। तो अभी तक हमारे जो भी हुए उसमें से चार क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो इन चार क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई आर सॉलिड इनकम्प्रेसिबल, यानी इसके कहने का मतलब है कि जो सॉलिड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि उसको दबाकर और उसके कणों को पास पास नहीं लाया जा सकता है। इनकम्प्रेसिबल मतलब वी कैंट मोर क्लोज देयर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इनके कणों को हम लोग, जो इनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं, उनको और समीप नहीं ला सकते हैं हम लोग। तो क्यों नहीं लाया जा सकते, इसका कारण देखते हैं। तो हम लोगों ने पहले इसको फोकस करेंगे कि सॉलिड का हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ा था। तो और उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग जाने थे, जिसमें हमें मिला था कि जो सॉलिड होते हैं उनके बीच का जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है, इट्स वेरी स्ट्रांग। तो ये जितना ज्यादा मोलिक्यूलर फोर्स जितना ज्यादा स्ट्रांग रहता है कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के बीच के, उनके बीच, उनके कणों के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के बीच का इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। क्या होता है? इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक, तो तो क्यों होता है, तो यहाँ पर देखें, मान के चलते यहाँ पर हमारा सॉलिड के हम लोग यहाँ पर अगर एक मान के चलते क्रिस्टल है कोई, और इस क्रिस्टल के अंदर क्या है, सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर हमें इसमें क्या देखने को मिलता है, जो भी हमारे सॉलिड होते हैं, यहाँ पर जो भी हमारे सॉलिड रहेंगे उसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, उनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत समीप होते हैं। क्यों समीप क्यों रहते हैं, तो उनके बीच का इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होने के कारण एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं। लेकिन यहाँ पर वही स्ट्रांग होने के कारण ये जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो काफी कम हो जाता है। क्या हो जाता है, उनके बीच का ये जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस हुआ वो क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर एटम या मॉलिक्यूल्स या आयंस, तो यहाँ पर इज वेरी लेस इन सॉलिड्स। जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस होता है क्या, तो बहुत ही कम होता है। कहां पर, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा एक कोई क्रिस्टल है जिसमें सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं। इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इनके बीच का जो भी हमारा यहाँ पर डिस्टेंस है क्या है, बहुत ही कम है। तो उसके कारण क्या होता है कि इसके होने के बावजूद अगर ऐसा होने के बावजूद अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रिंगिंग देम स्टिल क्लोजर, यानी कि ऐसा होने के बाद भी हम उसको और समीप लाते हैं। द रिपल्सन विल स्टार्ट बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ दिस पार्टिकल्स, हेंस दे कैनॉट बी कंप्रेस्ड। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इनके बीच का जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही कम है, और कम होने के बाद भी फिर भी हम चाहते हैं कि इसको और समीप ले जाया जाए, इन कणों को और समीप ले जाया जाए। तो उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, तो उसके बाद हमें देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्या, तो कोई भी जो एटम होता है तो उस एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से यहाँ पर मान के चलते हैं, कोई यहाँ पर हमारा हैवी एलिमेंट्स है,
तो इसके हैवी एलिमेंट्स में इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी कि बस इलेक्ट्रॉन का गुच्छा जो उसके चारों ओर घूम रहे हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो ये घूमते रहेंगे। फिर इसके बगल में एक और इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं, इसके बगल में एक और कण रहेंगे, ये कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, उसके चारों ओर भी क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, इस पर भी निगेटिव चार्ज रहेगा। क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज। और इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर भी क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है कैसा पार्टिकल्स है, तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। तो यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। जैसे दूसरे को समीप लाएंगे तो क्या होगा, इसके बीच में रिपल्सन बढ़ेगा, यानी कि एक दूसरे को विपरीत डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपल्स करेंगे। तो यहाँ पर उसको और समीप नहीं ला सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करने लगे, एक दूसरे को रिपल्स करने लगे। तो जितना ज्यादा समीप लगाएंगे, उतना समीप ले जाएंगे, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा क्लोज ले जाएंगे उतना ही ज्यादा ये रिपल्सन बढ़ जाएगा। और रिपल्सन बढ़ते जाएगा और यहाँ पर ये दोनों को क्या हो सकता है, दोनों एटम एक दूसरे के और समीप नहीं जा पाएंगे। तो यही कारण है कि जो सॉलिड होते हैं वो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। यानी कि सॉलिड के कण, सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच के जो डिस्टेंस होते हैं, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस, बहुत ही कम होते हैं। और फिर भी उसके बाद भी अगर हम उनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के दूसरे के समीप ले जाएं तो उसके बीच क्या होने लगेगा, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच रिपल्सन होने लगेगा, जिसके कारण हम लोग सॉलिड को और कंप्रेस नहीं कर सकते, जिसके कारण सॉलिड हमारा क्या होता है, हो जाता है इनकम्प्रेसिबल, या तो बोले तो रिगिड हो जाता है। ठीक, क्यों हो पाता है, यहां पर हम लोग देख लें एग्जांपल के थ्रू। अब ये तो मुझे विश्वास है कि आप समझ पाए होंगे कि क्यों ये इनकम्प्रेसिबल है। तो जो भी इनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनके बीच का इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही लो होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है। और उसके साथ हमें क्या यहाँ पर देखने को मिलता है, अगर फिर भी पास लाते हैं, ऑन ब्रिंगिंग देम स्टिल क्लोजर, यानी कि फिर भी पास लाया जाएगा, तब वहां पर क्या देखने को मिलेगा, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच यहाँ पर रिपल्सन देखने को मिलेगा। और ये रिपल्सन जैसे जैसे और पास करने की कोशिश करेंगे, ये रिपल्सन बढ़ जाएगा और वो पास नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा सॉलिड इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा, यानी कि इसको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को दबाकर और पास पास नहीं लाया जा सकता है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि कभी ना कभी 2-3 बार लगभग एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू सॉलिड हैव डिफिनिट वॉल्यूम। यहां पर क्या है कि जो हमारा सॉलिड होता है उसका जो आयतन है, यानी कि वॉल्यूम, वो निश्चित क्यों होता है, डिफिनिट क्यों होता है। तो यहां पर इसका कारण यह है, इन सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर फिक्स्ड पोजीशंस। यहां पर जो सॉलिड होते हैं उसके जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, एक निश्चित स्थिति में होते हैं। एंड दे आर नॉट फ्री टू मूव, और वो मूव करने के लिए यानी कि गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, फ्री नहीं होते, जिसके कारण सॉलिड आर रिगिड एंड आर इनकम्प्रेसिबल। ये भी हम लोग अभी देखें कि सॉलिड का तो रिगिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। देयरफॉर दे हैव ए डेफिनिट वॉल्यूम, और इसी कारण क्या होता है कि जो भी हमारे सॉलिड होते हैं उसका जो आयतन होता है या वॉल्यूम होता है क्या हो जाता है, डेफिनिट हो जाता है, निश्चित हो जाता है। इसके पीछे का कुछ कारण हम लोग और देखते हैं। देखिए, गैस का हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि जो हमारे गैस होते हैं या गैसियस स्टेट्स में जो भी हमारे सब्सटेंस होंगे या मैटर होंगे, उनका वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनिट नहीं होता है, यानी कि उनका जो वॉल्यूम रहेगा वो वेरिएबल रहेगा, बदलते रहेगा। वेजल के जिस भी वेजल में रखेंगे तो उसके वॉल्यूम के अनुसार वो जो गैसियस स्टेट में जो हमारा सब्सटेंस रहेगा उसका वेजल के अनुसार वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ऐसा क्यों हो पाता है वहां पर, तो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि गैस के जो, अगर हम जिस कंटेनर में मान के चलते इस कंटेनर में हमारा गैस है, तो इसके पार्टिकल्स के बीच में, गैस के पार्टिकल्स के बीच में हमें किसी भी प्रकार का इंटरमोलिक्यूलर फोर्स देखने को नहीं मिलता है। जब भी कोई सब्सटेंस क्या हो, गैसियस स्टेट्स में हो, तो गैसियस स्टेट्स में रहने पर क्या हमें देखने को मिलता है कि गैसियस स्टेट्स में जब भी कोई सब्सटेंस होगा तो उसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के बीच किसी भी प्रकार का इंटरमोलिक्यूलर फोर्स वहां पर देखने को हमें नहीं मिलता है, यानी कि यहां पर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। ठीक, यहां पर हमारा जो भी यहां पर रहेगा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स वो क्या रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा, जिसके कारण इनके बीच का जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस हो जाता है
वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, हाई हो जाता है इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। और वो अपन क्या होता है, स्वतंत्र रूप से एकदम फ्री होकर एक जगह से दूसरे जगह पर आराम से मूव कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आया जाए लिक्विड स्टेट में, या बोला जाए तो लिक्विड या नहीं तो सॉलिड स्टेट में, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि सॉलिड और लिक्विड के जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं, उनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक यहाँ पर सॉलिड में लिक्विड की तुलना में ज्यादा होता है, तो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के जो यहाँ पर इंटरमोलिक्यूल, यहाँ पर जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे, तो इनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के बीच हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज्यादा क्या रहेगा, हाई रहेगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा सॉरी, यहाँ पर जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स रहेगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, ये क्या रहेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन यहाँ पर इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस देखा जाए तो बहुत ही कम रहेगा, लेस रहेगा, और जिसके कारण क्या होता है, एक दूसरे से काफी मजबूती से जुड़े होते हैं। और साथ में ये जो कण होते हैं कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल सॉलिड के, एक दूसरे के साथ काफी मजबूती से जुड़े होते हैं। उसके साथ ये इतना मजबूती से जुड़े होते हैं कि ये एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करने के लिए फ्री नहीं होते, क्या यानी कि ये मूव नहीं कर सकते हैं। जो भी सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच का इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो क्या, एक जगह से दूसरे जगह पर वो मूव नहीं कर सकते हैं, जिनके कारण उनका जो भी पोजीशन होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। मूव नहीं करने के कारण क्या होता है, उनका पोजीशन फिक्स होता है। इनका पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन डिफिनिट या बोले तो फिक्स हो जाएगा। और पोजीशन फिक्स होने के कारण यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अगर फोर्स भी अप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पर जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स वो केवल और केवल क्या करेंगे, अपने क्या बोलते हैं, अपने मीन पोजीशन पर केवल वाइब्रेट करेंगे या ओसिलेट करेंगे, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह पर मूव नहीं करेंगे। लेकिन वही गैसियस स्टेट में देखा जाए तो ये जो गैस के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करने के लिए फ्री होते हैं। तो यहाँ पर एक जगह से दूसरे जगह पर फ्री होने के कारण जिस भी वेजल में रखा जाता है, उस वेजल के वॉल्यूम के अनुसार जो गैस होते हैं वो अपना वॉल्यूम चेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर सॉलिड, किसी भी सॉलिड क्रिस्टल को किसी भी वेजल में रख दिया जाए, इनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या मूव करने के लिए फ्री नहीं है, और मूव करने के लिए फ्री नहीं होंगे तो पोजीशन में चेंजिंग नहीं होगा, और पोजीशन में चेंजिंग नहीं होगा तो अपना क्या, ये आयतन यानी कि वॉल्यूम अपना क्या कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। यानी कि इनका जो भी वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, डेफिनिट रहेगा, फिक्स रहेगा, यानी कि निश्चित रहेगा। यहाँ पर समझ पा रहे होंगे मैंने क्या बोला है अभी, कि जो भी यहाँ पर जो भी सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है, उनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के बीच के इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, वेरी हाई। और लेकिन उनके बीच का जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस होता है जिसके कारण बहुत ही कम हो जाता है। और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होने के कारण क्या, एक जगह से दूसरे जगह पर मूव नहीं कर पाते हैं, और मूव नहीं करने के कारण इनका जो पोजीशन होता है क्या होता है, फिक्स होता है। और पोजीशन फिक्स होने के कारण इनका जो भी आयतन रहेगा, जो भी वॉल्यूम रहता है, वो भी क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। लेकिन अगर तुलना किया जाए गैस से, तो गैस में हमें क्या देखने को मिलता है कि गैस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच के इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत ही कम होता है, जिसके कारण ये मूव कर सकते हैं, और मूव करने के कारण पोजीशन बदल लेते हैं, पोजीशन बदलने के कारण अपना जो वॉल्यूम है वो चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ हमारा दो आंसर मिल रहा है। पहला कि सॉलिड आपका जो वॉल्यूम होता है डेफिनेट क्यों होता है, तो हम लोग जान गए कि इसके पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, मूव नहीं करने के कारण इनका जो पोजीशन फिक्स रहेगा, पोजीशन फिक्स रहेगा तो इनका वॉल्यूम भी फिक्स हो जाएगा। और गैस वाला भी जान गया कि गैस का जो वॉल्यूम होता है डेफिनेट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के बीच के इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत ही क्या होता है, वीक होता है। वीक होने के कारण के जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर मूव कर सकते हैं, अपना पोजीशन बदल सकते हैं, और पोजीशन बदलने के कारण इनका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है, यानी कि बदलते रहता है। ये था हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन, और मुझे विश्वास है कि आप समझ पाए होंगे। और यहाँ पर आपका उसी बात को इंग्लिश में लिखा गया शॉर्ट में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ग्लास कंसिडर्ड अ सुपर कूल्ड लिक्विड। जो भी हमारा ग्लास या कांच होता है वो क्या, वो होता है हमारा सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, यानी कि बहुत ही अतिशीतित द्रव। यहाँ पर इसका अगर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है अतिशीतित द्रव में, तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो ग्लास होता है इसे
अतिशीतल द्रव क्यों कहा जाता है? तो हम लोगों ने जब पढ़ रहे थे, हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, तो वहां पर हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज उसको हम लोग देखे थे। जो क्रिस्टलिन सॉलिड या क्रिस्टल सॉलिड था, क्रिस्टलिन सॉलिड, तो इसका जो भी अरेंजमेंट था वो एक रेगुलर अरेंजमेंट था उनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का, ये एक फिक्स अरेंजमेंट था। लेकिन वहीं पर अगर जो हमारा एमॉर्फस सॉलिड था, एमॉर्फस सॉलिड में हमें क्या देखने को मिला था कि इनके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के जो अरेंजमेंट है इरेगुलर होता है, यानी कि रेगुलर नहीं होते हैं, यानी कि एक क्रम में नहीं होता और एक सही क्रम में सजे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारा ग्लास है, वो ग्लास भी क्या है, जो क्रिस्टलिन सॉलिड, एक प्रकार का क्रिस्टलिन सॉलिड से ही मिलकर बना होता है, जो कि है SiO2, और इसी से हमारा क्या बना होता है, ग्लास बना होता है। तो जब ग्लास बनता है तो इसके पीछे का कारण क्या है, SiO2, तो ऐसे हमारा क्या है, क्रिस्टलिन सॉलिड है। लेकिन ग्लास बनाने के लिए क्या किया जाता है कि क्रिस्टलिन सॉलिड SiO2 को पहले हाई टेम्परेचर पर मेल्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, और मेल्ट करने के बाद जब पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है तो इसको अचानक से ठंडा कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, अचानक से इसको ठंडा कर दिया जाता है। ठंडा करने पर जो हमारा नया शेप मिलता है, जो भी नया हमारा सॉलिड मिलता है, वो हमारा रहता है ग्लास, वो हमारा क्या रहता है, ग्लास। तो इसमें भी SiO2 ही है और इसमें भी क्या SiO2 ही है, लेकिन बस यहाँ पर फर्क क्या देखने को मिला है, जब इसको मेल्ट किया गया और अचानक से रैपिडली यहाँ पर क्या किया गया, रैपिडली यानी कि बहुत ही फास्ट यहाँ पर क्या किया गया, उसको जमा दिया गया, बहुत ही जल्दी वहां पर कूल कर दिया गया। तो जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है, ग्लास का फॉर्मेशन होता है। और इस ग्लास में अचानक रैपिडली रूप से कोल्ड करने के कारण, जमाने के, फ्रीज करने के कारण हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि ग्लास में जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है इरेगुलर हो जाता है। ठीक, वो क्या हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है। और इरेगुलर होने के कारण ग्लास हमारा किस में चला जाता है, एमॉर्फस सॉलिड में, क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड में जो भी क्रिस्टल होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो उनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स इरेगुलर शेप में होते हैं, इरेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। तो ये तो हम लोग जान गए कि ग्लास का फॉर्मेशन कैसे होता है। SiO2 को मेल्ट करेंगे हाई टेम्परेचर पे, जब पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो उसको अचानक रैपिडली रूप से क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे, कोल्ड कर देंगे, और कोल्ड करने पर हमें क्या मिलेगा, ग्लास मिलेगा। लेकिन अचानक रैपिड रूप से फ्रीज करने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि इसके जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो इरेगुलर हो जाता है, और इरेगुलर होने के कारण वो किस में चला जाता है, एमॉर्फस सॉलिड में चला जाता है, एमॉर्फस सॉलिड के श्रेणी में चला जाता है। और एमॉर्फस सॉलिड का एक गुण होता है लाइक अ सॉलिड। यहाँ पर अब देखिएगा, अब आते हैं हम यहाँ पर लाइक लिक्विड्स, एमॉर्फस सॉलिड हैव टेंडेंसी टू फ्लो। जो भी एमॉर्फस सॉलिड है तो उसमें लिक्विड की तरह, द्रव की तरह बहने का गुण होता है। क्या होता है, बहने का प्रवृत्ति होता है, किसमें, एमॉर्फस सॉलिड में। और एंड ग्लास इज आल्सो एन एमॉर्फस सॉलिड, और ग्लास भी हमारा क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है। क्यों, यहाँ पर हम लोग कारण देख लिए कि पिघलाकर अचानक से फ्रीज कर दिया गया है रैपिड रूप से, जिसके कारण इसका अरेंजमेंट क्या इरेगुलर हो गया, और इरेगुलर होने के कारण एमॉर्फस सॉलिड हो गया है। तो ग्लास भी हमारा क्या, एमॉर्फस सॉलिड है। एमॉर्फस सॉलिड का गुण क्या है, तो लिक्विड के समान इसमें बहने का प्रवृत्ति होता है, फ्लो करने का प्रवृत्ति। कैसे पानी एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करता है या हमारा हवा फ्लो करता है, तो उसी तरह एमॉर्फस सॉलिड में क्या जाता है, बहने का प्रवृत्ति आ जाती है। और जो ग्लास भी हमारा एमॉर्फस सॉलिड है तो इसमें भी क्या आ गया, इसमें भी बहने का प्रवृत्ति आ गया। और साथ में इसका क्या होता है, द विस्कोसिटी ऑफ ग्लास इज वेरी हाई। विस्कोसिटी यानी कि श्यानता, यहां पर विस्कोसिटी का मतलब होता है श्यानता, यहां पर श्यानता हो जाएगा। श्यानता का मतलब क्या होता है, तो यहां पर श्यानता किसी भी लिक्विड का एक प्रकार का क्या है, प्रॉपर्टीज है। तो उस प्रॉपर्टीज में क्या होता है, वो ये निर्धारित करता है श्यानता या विस्कोसिटी, कि जो लिक्विड है उसका बहाव कितना ज्यादा होगा, यानी कि जो उसका फ्लो है कितना हाई होगा या कितना लो होगा। तो विस्कोसिटी निर्धारित करता है किसी भी लिक्विड के फ्लो को। तो कोई भी लिक्विड कितना तेजी से फ्लो करेगा, कितना कम फ्लो करेगा, तो कौन निर्धारित करता है, तो उसका एक विस्कोसिटी नाम का हमारा क्या है, श्यानता नाम का एक उसका प्रॉपर्टीज है, वही निर्धारित करता है। तो यहाँ पर द विस्कोसिटी ऑफ ग्लास इज वेरी हाई, यानी कि ग्लास का जो श्यानता यानी कि विस्कोसिटी होता है वो क्या होता है, वेरी हाई, यानी कि बहुत ज्यादा होता है। और जिसका विस्कोसिटी ज्यादा रहेगा उसका बहाव क्या होता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। और वही कारण है कि इट्स फ्लो डाउन वेरी स्लोली, जिसके कारण क्या होता है, बहुत ही धीमे गति से फ्लो करता है, बहुत ही धीमी गति से। Therefore, ग्लास कंसिडर्ड अ सुपर कूल्ड लिक्विड, और इसी कारण
कारण हमारा ग्लास क्या है, एक बहुत ही अतिशीतित द्रव है, यानी कि अति क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मतलब निकल रहा है सुपर कूल्ड लिक्विड का अतिशीतित द्रव। यहाँ पर नाम से थोड़ा सा देखने से पता चल रहा है यानी कि बहुत ही ठंडा द्रव। ये इसके नाम से क्या हमें अगर नॉर्मली रूप से अर्थ देखा जाए तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है कि वैसा द्रव जिसका क्या हो, बहुत ही ठंडा हो, बहुत ही वो क्या हो, अतिशीतित हो, यानी कि उसका टेम्परेचर बहुत ही लो हो, तो उस तरह से होना चाहिए। तो ग्लास को बहुत ही ऐसा लिक्विड क्यों माना जाता है, ऐसा सॉलिड क्यों माना जाता है, वो इस प्रकार का लिक्विड है जिसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ही लो है, यानी कि अतिशीतित द्रव क्यों है। तो इसके पीछे का देखो, तो यहाँ पर तो हम तो कारण जानने का कुछ बहुत कोशिश की है कि ये अमॉर्फस सॉलिड है और ग्लास भी एक प्रकार का अमॉर्फस सॉलिड है। अमॉर्फस सॉलिड में बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए ग्लास भी बहता है, लेकिन इसका जो विस्कोसिटी होता है बहुत हाई होता है, और हाई होने के कारण इसका जो फ्लो है बहुत ही स्लो होता है। तो यहाँ पर तो सब देख लिए, तो आपको एक गुण और यहाँ पर लिक्विड का प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पर जानना होगा कि जो लिक्विड होता है हमारा, उसका टेम्परेचर जितना ही लो रहेगा, लिक्विड का टेम्परेचर जितना ही लो रहेगा उसका विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर अगर लो रहेगा तो विस्कोसिटी क्या हो जाता है हमारा, विस्कोसिटी यहाँ पर विस्कोसिटी हाई हो जाता है। अगर टेम्परेचर हमारा यहाँ पर लो रहेगा तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई भी लिक्विड हो, अगर उसका टेम्परेचर क्या लो हो गया तो विस्कोसिटी हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका विस्कोसिटी क्या हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो ग्लास का विस्कोसिटी क्या है, हाई है, बहुत ही ज्यादा उच्च होता है विस्कोसिटी, यानी कि जिसके कारण इसका बहाव कम होता है। तो इस कारण से इस लिक्विड को क्या बोला जाता है, नहीं, इस ग्लास को क्या बोला जाता है, यह सुपर कूल्ड लिक्विड, क्योंकि इसका विस्कोसिटी क्या है, इसका विस्कोसिटी बहुत ही ज्यादा हाई है। और जिसका विस्कोसिटी बहुत ही ज्यादा हाई रहेगा उसके पीछे का कारण क्या रहेगा, उसका जो टेम्परेचर है, उसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ही लो है। तो आप यहां पर समझ पा रहे होंगे कि अब यहां पर ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है। एक बार फिर से मैं इसको बता दूं, एक बार रिवीजन के तौर पे। तो यहां पर जो भी हमारा एमॉर्फस सॉलिड होता है, तो एमॉर्फस सॉलिड में द्रव की तरह बहने का गुण पाया जाता है, यानी कि लाइक लिक्विड एमॉर्फस सॉलिड हैव टेंडेंसी टू फ्लो। ठीक, अब इसके बाद हमें ये भी जान रहे हैं कि ग्लास हमारा क्या एमॉर्फस सॉलिड है। यहाँ पर हम लोगों ने जाने हैं कि हम लोग ने कि जो भी हमारा SiO2 है उसी को पिघलाकर मेल्ट कर कर ग्लास बनाया जाता है, और इसमें इसका जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो इरेगुलर हो जाता है और एमॉर्फस सॉलिड बन जाता है। तो ग्लास हमारा एमॉर्फस सॉलिड है, और इसका विस्कोसिटी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है, किसका, ग्लास का। और जिसका भी विस्कोसिटी हाई, उसका फ्लो क्या होगा, बहुत ही स्लो होगा। और यही गुण हमें लिक्विड में देखने को मिलता है कि जिस भी लिक्विड का टेम्परेचर क्या रहेगा, लो रहेगा, उसका विस्कोसिटी क्या रहेगा, हाई हो जाएगा। तो इसी बात को यहाँ पर जोड़ा गया है कि जो ग्लास है उसका विस्कोसिटी क्या है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर क्या है, हाई है। तो हाई होने के कारण इसका जो भी टेम्परेचर होगा लो होगा उसके समान। जैसे कि कोई ऐसा लिक्विड है जिसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ही कम है, और टेम्परेचर कम होने पर लिक्विड क्या होता है, जमने लगता है, फ्रीज होने लगता है। तो इसी बात को यहाँ पर जोड़कर यहाँ पर ग्लास को कहा जाता है कि विस्कोसिटी इसका हाई होने के कारण जो भी है ये एक प्रकार का क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड है, यानी कि अतिशीतित द्रव है, यानी कि बहुत ठंडा द्रव है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे अच्छी तरह से इसको। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड मोल्टेन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। जो भी हमारा यहाँ पर जो भी आयनिक सॉलिड होता है, इसके बारे में हम लोगों ने कल के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि आयनिक सॉलिड क्या था। वैसे हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि जिनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, उनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं, आयंस में केटायंस और एनायंस। तो जो भी आयनिक सॉलिड है वो किस जो ये होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, यानी कि जब भी इसको पिघलाया जाता है, पिघलाया हुआ अवस्था में, या साथ में अगर बोले तो जब इसको डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि अगर डिसॉल्व इन वाटर भी हो, यानी कि वाटर में घुला हुआ हो, तो उस स्टेट में भी डिसॉल्व इन वाटर क्या हो, या तो मोल्टेन स्टेट में हो या डिसॉल्व इन वाटर हो, ये दोनों स्टेट में क्या करता है, आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है, यानी कि ये विद्युत का चालन करने लगता है। लेकिन नॉट इन सॉलिड स्टेट, लेकिन जैसे सॉलिड स्टेट में होता है इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर हो जाता है, नॉन कंडक्टर हो जाता है। ऐसा कारण क्या है, वाई, इसके पीछे का कारण क्या है, वाई। तो इसके कारण यह है, तो सबसे पहले हम लोग आयनिक सॉलिड का थोड़ा बहुत फिर से रिकैप कर लेते हैं कि आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो आयनिक सॉलिड में हम लोगों ने देखे थे हम लोग कि जो भी आयनिक सॉलिड होता है वो किससे बना होता है,
तो आयंस पार्टिकल से बने होते हैं, यानी कि उसमें एक होता है हमारा केटायंस होते हैं और एक होता है हमारा एनायंस। तो एनायंस और केटायंस जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो अट्रैक्ट करने के बाद उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है और दो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद क्या होता है, एक हमारा क्या बोलते हैं, एक हमारा न्यूट्रल, यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और ये न्यूट्रल फॉर्मेशन क्या होता है, एक एग्जांपल के तौर पे देख लें तो अगर मान के चलते जो हमारा कॉमन सॉल्ट NaCl है, तो NaCl भी क्या है, हमारा एक प्रकार का आयनिक सॉलिड है। हम लोगों ने कल देखा था कैसे कि जो भी हमारा सोडियम होता है, तो सोडियम जो भी हमारा एटम है एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ट्रांसफर करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन एटम क्या करता है, इसको गेन कर लेगा। तो गेन करने के कारण यहाँ पर सोडियम केटायन में बदल जाता है और क्लोरीन एनायन में। और इस केटायन और एनायन एक दूसरे से जब जुड़ते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो जुड़कर बनाएंगे NaCl, एक क्या बोलते हैं, एक मोलिक्यूल से बनाएंगे। और ये मोलिक्यूल्स क्या रहेगा, यहाँ पर इसका प्लस चार्ज इसका माइनस चार्ज, एक दूसरे पर बराबर बराबर जो भी चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन की क्या किया है, डोनेट किया है और एक गेन किया है। तो यहाँ पर भले ही यहाँ पर जो भी चार्ज का, यहाँ पर चार्ज का परिमाण क्या होता है वो सेम होता है, लेकिन यहाँ पर बस उनका जो साइन होता है वो ऑपोजिट होता है, जिसके कारण एक दूसरे के यहाँ पर चार्ज को क्या करते हैं, इनएफेक्टिव कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। और न्यूट्रल करने के बाद जो भी हमारा NaCl पार्टिकल्स बनेगा वो, यानी कि मॉलिक्यूल्स बनेगा, वो क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाएगा। और न्यूट्रल होने के कारण साथ में ये भी हम देख रहे हैं न्यूट्रल हो गया। और NaCl यानी कि जो भी हमारा यहाँ पर केटायंस और एनायंस ग्रुप में सोडियम और क्लोरीन है, यहाँ पर क्या होगा, एक दूसरे से जुड़ गए, यानी कि यहाँ पर जो भी हमारा आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड में कोई भी ऐसा आयन नहीं है कि वो एक दूसरे से क्या हो, फ्री हो। सभी के सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से कंबाइंड हो जाते हैं। कोई भी यहाँ पर फ्री नहीं होता है। और फ्री नहीं होने के कारण ही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि आयनिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है। क्यों, अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं और अच्छी तरह से। इन द आयनिक सॉलिड में द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। यहाँ पर जो भी आयनिक सॉलिड होता है, तो अगर आयनिक सॉलिड में अगर जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी हमें देखने को मिलेगा, तो किसके कारण, आयंस के मूवमेंट के कारण। किसके कारण, जब आयंस मूव करेंगे तब। अगर आयंस मूव नहीं करेंगे तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। सिंस द आयनिक मोबिलिटी इज नेग्लिजिबल इन द सॉलिड स्टेट। और यहाँ पर सॉलिड स्टेट में जो भी हमारा आयनिक सॉलिड होता है, उसके अंदर जो भी हमारा आयनिक मोबिलिटी होता है, यानी कि आयनों का जो चालन होता है, गतिशीलता होता है, वो क्या होता है, वो नेग्लिजिबल होता है। यानी कि यहाँ पर कोई भी ऐसा आयंस पार्टिकल्स नहीं होते सॉलिड स्टेट में जो क्या कर सके, एक जगह से दूसरे जगह पर मूव कर सके या फ्री रूप से यहाँ पर एक जगह से दूसरे जगह पर गतिशील हो सके। तो यहाँ पर जब भी हमारे सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड रहेगा, तो सॉलिड स्टेट में रहने पर क्या देखने को मिल रहा है, उनके जो भी आयंस एक दूसरे से कंबाइंड है, और कंबाइंड होने के कारण वो एक जगह से दूसरे जगह तक मूव नहीं कर सकते, यानी कि द आयनिक मोबिलिटी इज नेग्लिजिबल, यानी कि आयनों का गतिशीलता उसमें देखने को नहीं मिलता। कब, सॉलिड स्टेट में। और यही कारण है कि दीज आर नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। यहां पर कारण क्या हो गया कि जो भी हमारा आयनिक सॉलिड है, तो उसमें जब भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी देखने को मिलेगा, कब, जब आयंस का चालन होगा, यानी कि आयंस एक भाग से दूसरे भाग में मूव कर पाएंगे तब, यानी कि मूवमेंट उसका होगा तब। लेकिन यहाँ पर जब भी सॉलिड स्टेट में हमारा आयनिक सॉलिड होता है, तो यहाँ पर हमें कोई भी आयनिक मोबिलिटी यानी कि किसी भी आयन का हमें गतिशीलता देखने को नहीं मिलता है। और आयन गतिशील ही नहीं होने के कारण क्या होता है, हमारा सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टिंग होता है, यानी कि नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अपॉन मेल्टिंग, यानी कि जब इसको मेल्ट किया जाता है, द आयंस प्रेजेंट एक्वायर सम मोबिलिटी। तो जो भी आयंस होते हैं, उसमें जो आयंस यहाँ पर जो भी हमारा यहाँ पर आयंस प्रेजेंट है, उसमें कुछ गतिशीलता आ जाती है, यानी कि एक्वायर सम मोबिलिटी, यानी कि कुछ गतिशील हो पाते हैं। Therefore the आयनिक सॉलिड बिकम कंडक्टर। और इस कारण हमारा जो आयनिक सॉलिड है, वो जो मेल्ट स्टेट में क्या होता है, मोल्टेन स्टेट में या डिसॉल्व इन वाटर जब होता है, वो क्या हो जाता है, कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम रिकैप करें, तो आयनिक सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड में किसी भी प्रकार का आयन मूव करने के लिए फ्री नहीं होता है, एक दूसरे से क्या होता है,
एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं और मूव नहीं कर पाते हैं। और बिजली का जब भी फ्लो कब हो पाएगा, जब आयंस एक जगह से दूसरे जगह पर मूव कर पाएंगे तब। तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट में कोई भी आयन मूव नहीं कर पा रहा है, उनका मूवमेंट नेग्लिजिबल है। लेकिन जैसे इसको मोल्टेन स्टेट में लाया जाता है, यानी कि जब मेल्ट किया जाता है या वाटर में डिसोल्व किया जाता है, तो उस समय हमें क्या देखने को मिलता है, इनके जो भी आयंस पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। और अलग अलग होने के कारण क्या होता है, इसमें गतिशीलता आ जाती है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक अब गति कर सकते हैं। और गति कर सकते हैं तो जैसे ही इनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिंग करने लगते हैं। और इस कारण से हमारा मोल्टेन स्टेट या डिसोल्व इन वाटर स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाते हैं। तो कारण क्लियर है, अच्छी तरह से स्पष्ट है। तो यही हमारे 4 क्वेश्चन थे आज के सेशन का। हम लोगों ने सभी क्वेश्चन को देख लिया अच्छी तरह से। अगर फिर भी आपको कहीं पर समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो को फिर से बैक कर फिर से देख सकते हैं और फिर से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी सो मच। और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और इस सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।